समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका क्वालिटी मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 1 क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स में। तो इसकी फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो है हमारी क्वालिटी। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी क्या है? डिग्री ऑफ इट्स एक्सीलेंस। कोई भी सामान है वो कितना बढ़िया है या कितना घटिया है। ठीक है, जनरली हम एक्सेलेंस की बात करेंगे, क्योंकि अगर क्वालिटी की बात करें तो धीरे धीरे चीज़ें जो होती हैं अपडेट होती रहती हैं, है ना। जैसे ये एक क्वालिटी है और हो सकता है इसका कुछ अपडेटेड क्वालिटी है ना। तो ये क्वालिटी में जो होता है ना कि अब इसको हम खराब क्वालिटी ना कह के थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी बोल देंगे। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव नहीं होना है, पेसिमिस्टिक नहीं बनना है, हमें ऑप्टिमिस्टिक बनना है। चलिए तो डिग्री ऑफ इट्स एक्सीलेंस या फिर फिटनेस फॉर यूज और पर्पज। तो कोई भी सामान हमारे यूज के लिए कितना फिट है, हमारे पर्पज के लिए कितना फिट है। क्वालिटी इज द कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। कन्फर्मेंस का मतलब होता है हाउ वेल इज समथिंग। तो क्वालिटी क्या है कि कोई भी सामान कितना बढ़िया है हमारी रिक्वायरमेंट्स के तौर पे, कि कितना बढ़िया है, कितना सही है, कितना ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन वेरियस एलिमेंट्स, शेप, साइज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे अब आपकी ये सिंपली एक पेंसिल है। पेंसिल में आप देखोगे ये ग्रेफाइट की नोक बनी हुई है, ये वुड का इसका आउटर बॉडी है और उसके ऊपर एक कोटिंग हुई है, ठीक है, ब्लैक और यहाँ पे ग्रे। तो किस क्वालिटी का पेंट है ना, किस क्वालिटी की आप कह सकते हो कि कैसा शेप है इसका, है ना। शेप अगर ऐसा है, अब मान लो एक काफ़ी ब्रॉड होता तो शेप नहीं फिट होता। साइज कैसा है इसका, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर ये ग्रेफाइट है, वुड है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, पेंट है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाती हैं। हम बात कर रहे हैं पेंसिल की, मगर उसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको हम लोग कहते हैं क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट्स इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जर्नी ऑफ क्वालिटी प्रोग्राम फ्रॉम इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एरा टू टुडेज मोस्ट मॉडर्न एरा। मतलब कि ये जो क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स हैं, जो क्वालिटी प्रोग्राम हैं, ये पुराने ज़माने में मतलब आज के 20, 25, 30 साल, 40 साल पहले कैसे होते थे और आज के 2023 में, 2020 में, 2015 में कैसे होते थे। ठीक है, तो ये जो एरा है, इसी एरा के बारे में हम बात करेंगे कि तब से आज तक कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले क्या होता था और आज क्या होता है। पहला है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एरा। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और उसी को हम पुराने ज़माने से आज के ज़माने तक कंपेयर करेंगे। देखो, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एरा जब आया तो सपोज कर लेते हैं एक स्मार्टफोन की कंपनी है, ठीक है, वो स्मार्टफोन बनाती है तो इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एरा, जो कि बहुत पुराने ज़माने की बात कह लो, तो वहाँ पे वो क्या करते थे, वो सबसे पहले आपके, जब आपका फ़ोन है, सपोज कर लेते हैं हमने 1000 फ़ोन बनाए, 1000 स्मार्टफोन बनाए और उनको हमने आगे भेजा, तो हमें पता चला, जो हमारा इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग डिपार्टमेंट था उसने बताया कि भैया 900 फ़ोन तो एकदम मस्त है, मतलब सब कुछ बढ़िया, झक्कास, एक नंबर, इसको मार्केट में उतारोगे सब बिक जाएंगे बिना नुकसान के। मगर उन्होंने बताया कि ये जो 100 फ़ोन है, अगर इसको उतार दिया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो मतलब कि ये जो 100 फ़ोन हैं ये हमारे डिफेक्टिव हो गए। तो अब क्या करते थे उस ज़माने में, वो जो कंपनी थी वो क्या करती थी कि इन 100 फ़ोन को देखती थी कि अगर भाई बैटरी ख़राब है तो क्या बैटरी एक नई लगाएंगे, काम हो जाएगा। अगर हो जाता है तो ठीक है, उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। अगर पता चला बैटरी क्या उसमें कुछ है ही नहीं, तार वार, तो उसको डिस्कार्ड किया या तो बनाया फिर आगे फॉरवर्ड किया। तो समझो, तो इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एरा में जो डिपार्टमेंट रहता था उसका काम होता था इंस्पेक्ट करना, उसको विजुअली देखना कि क्या कमी रह गई, कैसे कमी रह गई। अब चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये टेबल आप बना लेना, ये मैंने नहीं बनाया क्योंकि टाइम टेकिंग था, बट ये बनाना जरूर और एज इट इज़ बनाना, इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्राइमरी कंसर्न क्या रहता था, डिटेक्शन।
डिटेक्शन मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं उनको हम डिटेक्ट कर लें कि बिफोर वो यूजर तक पहुंच जाए, समझो, उनको हम पता लगा लें। जैसे आजकल देखते हो सैमसंग के फोन उन फट जाते हैं, तो सैमसंग के फोन वाले जो है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एरा से थोड़ा सा कमजोर चल रहे हैं एक हिसाब से, ठीक है। तो हमको हमारा प्राइमरी कंसर्न क्या होता है कि हम डिटेक्ट कर लें और उस प्रॉब्लम को यूजर तक ना पहुंचने दें, ये हमारा पहला है। बी ऑफ क्वालिटी क्या था, अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, कि एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यूजर तक ना पहुंचे, यूजर की प्रॉब्लम ना बने, हमारी प्रॉब्लम बन जाए भले। एम्फेसिस क्या था, प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी। प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे यूनिफॉर्म रहे। यूनिफॉर्म मतलब अगर हम कोई सामान बना रहे हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो यूनिफॉर्म रहे। अगर हम स्मार्टफोन बना रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बने, कम खराब हों, और साथ ही साथ जो उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, अब ये नहीं कि हम स्मार्टफोन बना रहे हैं, किसी में 4 GB रैम पड़ गई, किसी में 4.5 GB रैम पड़ गई, किसी में 3.5 GB रैम पड़ गई। अब ऐसा ना हो, अगर हमने 4 GB रैम का फ़ोन बनाया है तो 4 GB रैम रहे और वो 64 GB रहे, ठीक है। प्रॉपर जैसा भी हो उनका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब मेथड्स क्या थे उस टाइम पे, तो गॉजिंग एंड मेजरमेंट। गॉजिंग होता है कैलकुलेशन सिंपली, और मेजरमेंट तो कैलकुलेट करते थे, मेजर करते थे। और ये जो प्रोसेस होता था ये एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट होता था, मतलब फोन बन के रेडी हो गया तब हम चेक कर रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगला क्या है, रोल ऑफ क्वालिटी प्रोफेशनल। जो क्वालिटी प्रोफेशनल रहते थे उनका काम रहता था इंस्पेक्टिंग, इंस्पेक्ट करते थे। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब कैलकुलेट करते थे उसको, जो अगर जो अच्छे हैं उनको छांटना कह सकते हो, जो अच्छे हैं उनको रखा, जो खराब है उनको हटा दिया, ठीक है, वो सॉर्टिंग हो गया। काउंटिंग हो गया, भाई कितने फ़ोन सही हैं कितने खराब हुए। एंड ग्रेडिंग, ग्रेडिंग मतलब कि कौन सा फ़ोन सबसे बढ़िया चला, उसमें क्या क्वालिटीज़ थी, कौन सा फ़ोन सबसे घटिया चला, उसमें भी क्या क्वालिटीज़ थी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी, पूरी द इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन अप्रोच क्या होती थी, इंस्पेक्ट इन क्वालिटी, क्वालिटी में इंस्पेक्ट करना, दैट्स इट। फिर जैसे जैसे वो कंपनी, एक कंपनी जो हमारी इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग एरा में थी, वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है क्वालिटी कंट्रोल एरा में, तो वो सोचते हैं कि भाई अभी तो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम पूरा बना करके तब हम देखते थे, इंस्पेक्ट कराते थे। अभी वो क्या करते थे, एक मैन्युफैक्चरिंग टीम के साथ बिठा देते थे किसी को, ठीक है, आप यहाँ होगा उसका नाम, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को। तो इंजीनियर्स वगैरह को बिठा देते थे, भैया आप देखो कहाँ कमी हो रही है। जैसे अब मान लो बैटरी खराब है, तो वो बैटरी में देखेगा कि अच्छा बैटरी ये यहाँ खराब जा रही थी, बैटरी को हमने सही लगाया, ठीक है। फिर देखा कि स्क्रीन लाइफ नहीं सही है, तो स्क्रीन लाइफ को भी करेक्ट किया। तो अभी इस तरीके से हमारा प्राइमरी कंसर्न हो जाता था कंट्रोल, मतलब जो मिस्टेक्स होने वाली हैं उनको देखा, आइडेंटिफाई किया, करेक्ट किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट, व्यू ऑफ क्वालिटी क्या था, अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, सेम एज दैट। एम्फेसिस क्या था, प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी विथ रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन, मतलब कि कम से कम इंस्पेक्शन हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने 2 इंजीनियर्स को भेजना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग टीम के साथ कि आप बैठो, जो प्रॉब्लम हो रही है उसको पकड़ो, उसको करेक्ट करो। तो अब वो जब वहीं सही हो गया तो इंस्पेक्शन के आने के बाद सपोज कर लेते हैं कि 1000 फोन हमने बनाए, वहां पे 1000 फोन में से अब जैसे कि हमारे इंजीनियर्स थे, उन्होंने देखा कि 900 फोन तो ठीक हैं, मगर ये जो 50 फोन हैं इनमें बैटरी नहीं सही है, इनमें स्क्रीन लाइफ नहीं अच्छी है, और ये प्रोसेसर वगैरह का कुछ नौटंकी चल रही है। तो उसको उन्होंने पकड़ा, सही किया, तो और आगे भेज दिया। अब जब 1000 फोन में से ये 50 फोन उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो ये जो 50 फोन हैं हमारे अब आगे पहुंचते हैं तो हो जाते हैं कितने, 950, ठीक है। 950 फोन हमारे एकदम अच्छे क्वालिटी में थे, और जो 50 फोन थे वो डिफेक्टिव थे। उसको इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने पकड़ा, बताया भैया ये डिफेक्टिव रह गए, आपने कैसे देखा। तो मतलब कि एक हिसाब से आप देखोगे तो इंस्पेक्शन का काम कम हो गया। पहले क्या था कि आप 1000 फोन बना रहे थे, ठीक है, 1000 फोन आप बना रहे थे, तो आप जब फॉरवर्ड कर रहे हो तो 900 फोन आपके खराब हैं, सॉरी 900 फोन आपके अच्छे हैं और 100 फोन आपके खराब हैं, ठीक है। तो 100 फोन खराब थे, तो वो किसकी जिम्मेदारी थी, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की, कि वो देख रहे थे, बता रहे थे कि आपके 100 फोन खराब हैं, इसको यूजर तक हम नहीं पहुंचा सकते। अगर यूजर तक पहुंचा तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए अब देखोगे आप तो यहाँ पे 1000 फोन बने, जिसमें से 900 फोन तो
एज इट इज पुराने वाले की तरह हमने लिया, मगर जो 50 फ़ोन डिफेक्टिव वहाँ पे दिखे इंजीनियर्स को, उन्होंने सही कर दिया और आगे फॉरवर्ड किया। मगर ये 50 फ़ोन थे बच गए, किसी तरह नहीं हो पाए डिटेक्ट, तो उसको हमारी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया और उसको अलग कर दिया, वो यूज़र तक नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे क्या रहता था कि कंट्रोल करना है हमें, अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। एम्फेसिस क्या था, प्रोडक्ट यूनिफॉर्मिटी विथ रिड्यूस्ड इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कम हो गया। नेक्स्ट मेथड्स क्या थे, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, तो हम स्टैट्स बनाते थे, प्रोसेस एक एक प्रोसेस को देखते थे, कंट्रोल करते थे, एक हिसाब से उनको देखा, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको करेक्ट किया, तो हमने प्रोसेस को कंट्रोल किया। ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, हमने अपनी टेबल सेबल बना ली, उसमें लिखा कि ये प्रोसेस में अगर ये मिस्टेक आ रही है तो इसको ऐसे सही करना है। रोल ऑफ क्वालिटी प्रोफेशनल्स, ट्रबल शूटिंग एंड स्टैटिस्टिकल मेथड, तो ये वाला काम जो है ये हमारे क्वालिटी प्रोफेशनल्स का है। ट्रबल शूटिंग, सबसे पहले मिस्टेक्स को, सबसे पहले जो डिफेक्ट है उसको यहीं पे हमने पकड़ा है ना, सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको हमने पकड़ के उसको सही किया। ठीक है, ट्रबल शूटिंग हमने उसको रेक्टिफाई किया और फिर आगे फॉरवर्ड किया। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो मैन्युफैक्चरिंग तो पहले से रिस्पॉन्सिबल था, अभी हमने अपने 2 इंजीनियर्स भेज दिए तो वो भी अब रिस्पॉन्सिबल होने लगे। चलिए, ओरिएंटेशन एंड अप्रोच क्या है, कंट्रोल इन क्वालिटी, क्वालिटी में हम कंट्रोल करें, उसको पकड़ के उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको हम रेक्टिफाई कर सकें, ये हमारी अप्रोच होती है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस। सो अब जब क्वालिटी एश्योरेंस में हमारी कंपनी एंटर करती है, जो कि बहुत पहले हमारी किस में थी, क्वालिटी कंट्रोल एरा में थी, अभी क्वालिटी एश्योरेंस एरा में हमारी कंपनी एंटर कर रही है, हमारी स्मार्टफोन की कंपनी। ठीक है, तो अभी हमारा मेन जो मोटिव होता है, हमने देखा यार कि हम प्रॉब्लम को क्या कर रहे थे, सबसे पहले इंस्पेक्ट कर रहे थे, मतलब एट द एंड, तो उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब कि कम से कम फायदा हुआ, प्रॉफिट को नुकसान पहुंच रहा था, प्रॉफिट को नुकसान। तो चलिए नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो क्वालिटी कंट्रोल में, तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या हो रहा था कि हमने प्रॉब्लम को पकड़ा और रेक्टिफाई किया। अभी हम जब इस एरा में आ गए तो हम थोड़ा और स्मार्ट हो गए, हमने कहा कि भैया हम क्वालिटी एश्योरेंस में क्या करेंगे कि भाई हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम को पकड़ के सही करने से अच्छा है कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है, हम अपने स्टैंडर्ड्स को चेक करते हैं ना, ISO 9000, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि भाई कुछ एक स्टैंडर्ड बना देते हैं कि इस टाइप का काम ऐसे होना चाहिए, समझो। तो इस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। जैसे 1000 फोन बना रहे हैं तो 1000 फोन के जो प्रोसेसेस होंगे, मतलब कि कहीं पे बैटरी कहीं पे लग रही होगी, कोई स्क्रीन लगा रहा होगा, कोई कह सकते हो प्रोसेसर वगैरह सेट कर रहा होगा, कोई रैम रोम फिक्स कर रहा होगा, ये सारी चीजें, कोई चार्जिंग पिन बना रहा होगा, कैमरा कोई लगा रहा होगा। तो हम हर एक प्रोसीजर के पास बैठें या फिर यू कैन से कि हर एक प्रोसेस बताएं कि भाई इतने इंटेंसिटी से आप, जैसे ये है मान लीजिए एक हमारा फ़ोन है ये, तो फ़ोन में हमें जब बैटरी लगानी है तो हम उसको नॉर्मली रख रहे हैं या फिर कितने डायमेंशन में फिट करें, कैसे फिट करें, बैटरी में कौन सी चीज़ें कहाँ होंगी, कैमरे कहाँ लगाने हैं, आईफोन की तरह ऐसे नहीं कि इधर उधर बस एक हल्का सा इधर किया उधर किया, समझ लो। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो वो हम ले आएंगे किसमें, क्वालिटी एश्योरेंस एरा में। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस एरा में यही हुआ कि प्रिवेंट ही नहीं करना है, करेक्ट ही नहीं करना है, बल्कि हम एक स्टैंडर्ड बना देते हैं, गलतियां होंगी ही नहीं, है ना, कि हम एक रास्ता बना देते हैं कि इस रास्ते से चलोगे तो गड्ढे में नहीं गिरोगे, सिंपली। चलिए, प्राइमरी कंसर्न क्या था, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसमें, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या था कि व्यू ऑफ क्वालिटी था कि अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व प्रोडक्टिवली। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है प्रोडक्टिवली, भाई अब इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो गलतियां तो होंगी ही होंगी, मगर हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि ये चीज़ें ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब अगर उन स्टैंडर्ड्स को आप नहीं मानोगे तो भाई आपकी गलती है ही, क्योंकि जब स्टैंडर्ड बन गए उनको नहीं मानोगे तो गलतियां तो होनी है, तब तो तय। मगर अभी स्टैंडर्ड्स हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमने स्टैंडर्ड बनाए और उनको इम्प्लीमेंट करा दिया, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम को प्रोडक्टिवली सॉल्व करना है। एम्फेसिस क्या था, इंटायर प्रोडक्शन चेन, पूरी प्रोडक्शन चेन पे हमारी नजरें चील की तरह, बाज की तरह पड़ी रहेंगी कि हमको देखते रहना है कि कहाँ पे कमी हो रही है, स्टैंडर्ड क्या क्या है, क्यों स्टैंडर्ड में नहीं रखा गया है उसे, ठीक है, ये सारी चीजें। मेथड्स क्या था, प्रोग्राम्स एंड सिस्टम्स, तो ये थोड़ा सा
आधुनिक युग हो गया, यहाँ पे प्रोग्रामिंग वगैरह होने लगी, सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया गया। रोल ऑफ क्वालिटी प्रोफेशनल्स क्या था? क्वालिटी मेजरमेंट, क्वालिटी को मेजर करना, प्लानिंग एंड प्रोग्राम डिजाइन, ये 3 काम थे आपके क्वालिटी प्रोफेशनल्स के। फिर आप देखोगे तो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ऑल डिपार्टमेंट्स विथ मिनिमल टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, तो सभी डिपार्टमेंट की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक्सेप्ट किसकी? जो एकदम टॉप पे बैठे हैं, मैनेजर हो गए या फिर जो कंपनी का सीईओ हो गया, उनकी सबकी कोई नहीं, ठीक है, अभी कोई नहीं। या फिर जो सेल्स वेल्स कर रहे हैं उनकी कोई नहीं, अभी वो आराम कर रहे हैं, उनको आराम करने दो। ये इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वर्कर्स की हो गई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, इन सब की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर ओरिएंटेशन एंड अप्रोच क्या है? बिल्ड इन क्वालिटी, हमें क्वालिटी के अंदर देखना है कैसे बिल्ड, मतलब कैसे बन रहा है, बिल्डिंग के दौरान, समझ रहे हो, हमें छेड़छाड़ करना है। चलिए आगे बढ़े। तो TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, भाई देखो तीसरे एरा तक हम समझदार हो गए थे, है ना, हमने लगा दी थी एक टीम इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की जो कि प्रॉपर मैनेज कर रही थी। TQM क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या हुआ कि कुछ खास नहीं, हमने सबको बताया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करते रहना, अगर कहीं कमी हो रही है तो हमें बताना है। हमने एक एक एम्प्लॉय को बताया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप अपना सॉल्यूशन दो, ठीक है, आप इतने दिन से काम कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे की जाए तो बेटर रिजल्ट्स आएगा, तो आप डेफिनेटली अपना सजेशन दो। सबको एक हिसाब से क्रॉस वेरिफिकेशन होने लगा, ठीक है। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये था कि यूजर की फीडबैक, एक टीम और बनाई हमने, कहा घर घर जाओ, ये जो स्मार्टफोन बिका है हमारा रियलमी का, MI का, आईफोन वाले नहीं करते वो, तो आजकल तो ऑनलाइन हो गया है कि आप जा रहे हैं, आप पता कर रहे हैं कि भाई क्या कमी आ रही है ना। जैसे अब आपको मेरा इंटरफेस पसंद आया, जैसे एक फ़ोन वाला है, स्मार्टफोन कंपनी है, तो वो अपने यूजर से पूछ रही है इंटरफेस कैसा है, कैमरे की लोकेशन अच्छी है नहीं है, अगर आप बोलो तो हम अलग से निकाल देंगे, ठीक है। कैमरे की लोकेशन हो गया, कैसा है यूज़र एक्सपीरियंस, कैसा है, हर एक ओवरऑल सारी चीज़ों में, तो वो भी मॉनिटर होने लगा, ठीक है। तो यही हुआ था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, मतलब कि सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई विथ एबव, जो ऊपर के काम हो रहे थे उनके साथ साथ। प्राइमरी कंसर्न क्या था? स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट, एक स्ट्रैटेजी के साथ इम्पैक्ट करना, ठीक है। व्यू ऑफ क्वालिटी, अ कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी, मतलब अब हमने यूजर से पता किया कि आपको क्या पसंद है। मान लो एक यूजर है जो कि रियलमी का फ़ोन ले रहा है और रेडमी का फ़ोन ले रहा है, तो वो देख रहा है, मतलब सिंपली जैसे आप हो, आपके घर में 2 लोग हैं, एक लोग के पास रियलमी का फ़ोन है, एक लोग के पास रेडमी का फ़ोन है। अब आप देख रहे हो यार रियलमी में सब कुछ बढ़िया है, मगर ये जो कैमरा है ना, कैमरा के बगल में जो काला काला कर दिए हैं, ये चीज़ नहीं पसंद है। अब देख रहे हो रेडमी वाले का मस्त है यार, बड़े बड़े 2 कैमरे हैं, बीच में फ्लैश लाइट, एकदम आईफोन की कॉपी की है, मतलब देख के एकदम अमीरों वाली फीलिंग आ जाती है यार। तो अब रियलमी वाला आया, आपसे पूछता है भैया क्या कमी लग रही है? अब आप बोल रहे हो यार सब कुछ बढ़िया है, तुम्हारा फ़ोन एक नंबर, मुझे मतलब बहुत पसंद आया, मैं फ़ैन हो गया हूँ, मगर मुझे कैमरा नहीं पसंद आता। कैमरा वो जो रेडमी वाला है, वो देख लो, वो जो बात कर रहा है, हाँ वो बिल्कुल एक नंबर है यार, वैसा अगर कैमरा लगा पाओ तो डन डन डन। अगली बार आप देखोगे रियलमी वाले रेडमी वालों को कॉपी कर लिए, ठीक है। तो समझ लो वही चीज़ है कि आप यूजर से पता करके अपने पास इंप्लीमेंट कर रहे हो, भाई आपका सब कुछ अच्छा है, मगर कैमरा की पोजीशन नहीं अच्छी थी, अभी अच्छी हो गई, अब यूजर क्या कहेगा, भाई रियलमी का फोन एकदम बेस्ट है ना। अब वो दूसरी तरफ नहीं देखेगा, रियलमी का फोन एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से अ कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी बनती है, ठीक है, मार्केट में। एम्फेसिस क्या था? द मार्केट एंड कस्टमर नीड्स, तो मार्केट क्या है, ठीक है, मार्केट में क्या है और कस्टमर की क्या नीड है, मार्केट को किस चीज़ की नीड है, कस्टमर को किस चीज़ की नीड है, उन चीज़ों पे ध्यान दिया गया। मेथड्स क्या थे? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, एक प्लानिंग होती थी स्ट्रैटेजी के साथ। नेक्स्ट गोल सेटिंग एंड मोबिलाइजेशन, गोल सेटिंग और मोबिलाइजेशन। रोल ऑफ क्वालिटी प्रोफेशनल, गोल सेटिंग, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब भाई कई लोग देखोगे फ़ोन, अभी हम ही लोग हैं, मतलब कई लोग की बात नहीं, इतने फीचर्स होते हैं फ़ोन्स में हमें पता ही नहीं होते हैं। गेस्चर्स क्या होते हैं भाई, वो स्क्रीन छोटी कर लेना, वो जो DPI होता है विड्थ को छोटी कर लेना, कितने फीचर्स होते हैं हमें नहीं पता है। तो इसको भी बताते हैं कौन? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट।
वो लोग देखते हैं और उसको लोगों को बताते हैं ये फीचर आ गया। जैसे व्हाट्सएप वाले होते हैं, कोई नया फीचर देते हैं, क्या करते हैं, स्टेटस में डाल देते हैं। आप देख रहे हो एक व्हाट्सएप ने स्टेटस लगाया है, भैया ये चीज़ नहीं आ गई है, तो एजुकेट कर रहे हैं। मतलब अगर नेक्स्ट देखें तो टीम वर्क एंड प्रोग्राम डिज़ाइन। तो टीम वर्क सिंपली हर जगह जरूरी है, और प्रोग्राम डिज़ाइन हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी वन नॉट अ सिंगल, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। ड्राइवर से लेके, अगर ड्राइवर भी बता रहा है तुम्हारे कंपनी का है जो फ़ोन को इधर उधर ले जा रहा है, वो बता रहा है भैया वो ऐसा ऐसा बोले, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको बताइए। मैनेजमेंट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन एंड अप्रोच मैनेज इन क्वालिटी को मैनेज करना है। तो ओवरऑल ये होता है। मगर अगर आप देखोगे तो मॉडर्न एरा अभी एक सिक्स सिग्मा एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग एरा होता है। सिक्स सिग्मा में क्या था, फोकस था ऑन रिड्यूसिंग प्रोसेस वेरिएशन, ठीक है, प्रोसेस वेरिएशन को कम से कम किया जाए एंड डिफेक्ट्स। तो ये हमारा सिक्स सिग्मा का मतलब होता है। और लीन मैन्युफैक्चरिंग एरा में क्या था, एलिमिनेट वेस्ट एंड इम्प्रूव इफिशियंसी, ठीक है, हमें वेस्ट को कम से कम करना है और इफिशियंसी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। ये एरा था, ये आपके कोर्स में नहीं दिया है, चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। मॉडर्न एरा में क्या था, मॉडर्न एरा जो कि आज का है, अगर आप देखोगे फीडबैक लेना है आपको किसी फ़ोन के रिगार्डिंग, तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन डाल देते हो, है ना। आप बताइए, आप जैसे रियलमी का फ़ोन है तो उन्होंने एक ऐप बना दिया या फिर ऐड दे दिया बीच में, भैया बताओ फ़ोन कैसा चल रहा है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो AI यूज कर ले रहे हैं, IoT यूज कर ले रहे हैं, ML मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन, सारी चीज़ें आज के एरा में यूज हो रही हैं। तो ये चीज़ें आपको बतानी थी इसमें। यहाँ पे TQM तक दिया है, आप मॉडर्न एरा को लिख करके, सिक्स सिग्मा वाला छोड़ सकते हो, मॉडर्न एरा को लिख करके आप थोड़ा सा कोट कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। जैसा कि आप पीछे पढ़ के आए हो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, सारे डायमेंशन में किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एसेस करना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। फिर भी देख लेते हैं TQM क्या है, 3 वर्ड से बन के बना है, मेड अप ऑफ द होल, टोटल मतलब मेड अप ऑफ द होल क्वालिटी, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस अ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड्स, और मैनेजमेंट इज एक्ट, आर्ट, मैनर ऑफ हैंडलिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा TQM डील्स विद द प्रोडक्ट इन इट्स टोटैलिटी मतलब कि पूरा ओवरऑल सारे डायमेंशंस ऊपर से नीचे तक सब कुछ आपका TQM के अंदर डील होता है। नेक्स्ट है क्वालिटी डिटरमाइन बाय कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे क्वालिटी हमारी डिटरमाइन हो रही है भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के लोगों से। कैसे, डिज़ाइन हो गया, कौन कौन से डिपार्टमेंट, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, परचेज, प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन, ये सारे डिपार्टमेंट हैं जो बता रहे हैं भाई ये कमियां हैं, ये चीज़ें सही होनी चाहिए, चीज़ों को सही भी कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी साइकिल बिगिंस एंड एंड्स विथ यूजर्स, मतलब जो क्वालिटी की साइकिल है वो शुरू भी यूजर से होती है और ख़त्म भी यूजर से होती है। जैसे अगर आपको एक स्मार्टफोन चाहिए तो आप बताओगे ये फीचर चाहिए। मान लो हमने एक स्मार्टफोन बनाया, हमने कहा भैया देख के बताओ क्या है, तो आपके पास हमने प्रोडक्ट भेजा, आपने देखा बहुत बढ़िया है, तो आप सेटिस्फाई हो गए। तो मतलब एंड स्टार्ट कहाँ से हुआ, आपने कहा भैया हमको एक ऐसा फ़ोन चाहिए, हमने आपको बना के दिया, आपने कहा बहुत बढ़िया है, तो खत्म। मतलब क्वालिटी साइकिल बिगिंस, यूजर्स नीड्स एनालाइज, पहले आपकी नीड को एनालाइज किया गया, क्या क्या चाहिए, कैमरा कितना चाहिए, रील बनाओगे या फिर सिंपली फ़ोटो खींच लोगे, एस्थेटिक फ़ोटो खींचना है, कैसे खींचना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उनको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए आपके कैमरा को प्लांट किया गया, गेम खेलना है तो प्रोसेसर को प्लांट किया गया, फिर आपको दिया गया, आपने कहा भाई एक नंबर फ़ोन तुम्हारा, एक नंबर है, मज़ा आ गया, मतलब बस अब ज़िंदगी ख़त्म, ज़िंदगी का सारा सुख किसी फ़ोन में मिल गया, अब नहीं जाएंगे बाहर, दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम पे रील देखेंगे और यूट्यूब के शॉर्ट्स देखेंगे, कॉमेडी वीडियो देखेंगे, बस ख़त्म यहीं पे। वो आजकल तो वेब सीरीज़ देखेंगे, नेटफ्लिक्स पे IPL चल रहा है, IPL देखेंगे, सब कुछ इसी फ़ोन में। प्राइमरी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्स यूजर सेटिस्फैक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम यूजर सेटिस्फैक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, ये हमारे TQM का ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले यूजर्स को और कम से कम दाम में। भाई अब आप फ़ोन ढूंढते हो, क्या आप ढूंढते हो ना फ़ोन की 10,000 में हमको आईफोन से बढ़िया फ़ोन मिल जाए, है ना। तो वही है कि हमको मैक्सिमम यूजर सेटिस्फैक्शन चाहिए बट मिनिमम कॉस्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्वालिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिज़ाइन। सो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ अ डिज़ाइन ऑफ अ प्रोडक्ट इज टाइटनेस ऑफ स्पेसिफिकेशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट।
तो क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन की क्वालिटी क्या होती है, टाइटनेस ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट। तो जो हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं उनको हम कितने क्लोजली, कितने अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट। ठीक है, डिज़ाइन का सीधा सीधा मतलब कि आप कितने प्रिसीजन से काम कर रहे हो। ठीक है, गुड क्वालिटी डिजाइन मस्ट इंश्योर कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस ओवर इट्स स्टिपुलेटेड लाइफ स्पैन स्टेटेड एज रेटेड आउटपुट इफिशियंसी ओवरलोड कैपेसिटी एक्सेट्रा। तो एक गुड क्वालिटी की डिजाइन जो होती है वो आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है लाइफ टाइम। अगर आप एक फोन लेते हो तो आप देखोगे उसकी बैटरी तुरंत नहीं उतर रही है, मतलब कि आप देख रहे हो कि 3 साल 4 साल आप यूज कर रहे हो, फिर आप देख रहे हो यार अब ये खराब हो रही है। तो 3-4 साल जो हुआ ना अपने लाइफ स्पैन में, उसने आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लगाते हो 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। तो वो चीज़ कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस आपकी 4 साल तक चली है। ठीक है, वैसे तो 4 नहीं, जब तक फ़ोन चले तब तक बैटरी उसकी अच्छे तरीके से चले, ये चीज़ होना चाहिए। और रेटेड आउटपुट, जितना आउटपुट आपको चाहिए था, जितना उस पर लिखा है एटलीस्ट उतना तो दे रहा है ना। फिर इफ़िशियंसी, कितना इफ़िशियंट है। ये नहीं कि एक बार हमने कोई वीडियो देखा और 100% बैटरी थी, अभी 1% बची, ये नहीं होना चाहिए। ओवरलोड कैपेसिटी, तो सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं, वो आती हैं हमारी गुड क्वालिटी डिज़ाइन में। नेक्स्ट बात करें, मस्ट कंसीडर पॉसिबल मोड्स ऑफ फेलियर्स, मतलब कि पॉसिबल, जब एक क्वालिटी डिजाइनिंग हो रही है किसी प्रोडक्ट की, जैसे सपोज कर लेते हैं पेंसिल की ही, तो हम इसमें ये देखेंगे कि भाई फेलियर क्या क्या हो सकता है। अगर ज़्यादा प्रेशर से लिखा तो नोक टूट सकती है ना। स्ट्रेस, कोरोजन होगा क्या इसमें, कोरोजन नहीं होगा, ये डायरेक्ट सड़ जाएगी, है ना, क्योंकि अब लोहे वोहे की बनी नहीं है, तो कोरोजन नहीं हो रहा है। तो वाइब्रेशन कितना झेल सकती है। मान लो इसको बॉक्स में रख करके लेके जा रहे हैं स्कूल कॉलेज, और पता चला वहाँ पे एकदम चूर चूर मिली, तो समझ रहे हो ना। तो वो सारी चीज़ें झेल सकती या नहीं, वो स्टार्टिंग में ही हम देख लेते हैं। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस रिजल्ट्स इनटू इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन यूजर नीड्स दियर फीडबैक आफ्टर यूज। तो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट जो होती है ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि एक प्रोडक्ट के बेहतर बनने में काम आती है। हम इसमें करते क्या रहते हैं, यूजर की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और बेटरमेंट करते रहते हैं प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ आर डिज़ाइन, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है टाइप्स ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट। तो कस्टमर किस टाइप के हैं मार्केट में, मतलब कि अगर आप एक स्मार्टफोन बना रहे हो, है ना, यू कैन से कि हाँ स्मार्टफोन बना रहे हो आप, तो आप देखोगे एक यूज़र की हैबिट्स क्या हैं। मतलब जो बाहर हमारी मार्केट सर्वे किया हमने, उसमें पता चला कि भाई कुछ लोग फ़ोन लेके पानी में कूद जा रहे हैं, है ना, और हमने वाटरप्रूफ नहीं बनाया, तो फ़ोन तो गया उनका। तो हमने वाटरप्रूफ वाला भी सिस्टम रखा कि भाई पानी में कूद रहे हो, रिकॉर्डिंग करके निकल आओ, तुम रील बना के निकल आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब हैबिट्स ऑफ पीपल देखा हमने, प्राइसेस दिखा कि भाई कितने प्राइस पे कौन सा सामान लेना चाहते हैं। अब हम फ़ोन बना दें और उसको बेचें 2 लाख रुपए में, तो गिने चुने लोग खरीद पाएंगे, है ना। तो हम वो सारी चीज़ें मार्केट सर्वे करते हैं कि किस तरह की डिज़ाइन चाहिए उनको, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। प्राइसेस किस तरह का, हैबिट्स क्या है भैया, वो पानी में कूद रहे हैं कि हवा में उड़ रहे हैं फ़ोन को लेके, ये सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं। दूसरा है फिजिकल कंसिडरेशन। फिजिकल कंसिडरेशन बेसिकली हमारे कैपिटल गुड के लिए इन्वॉल्व होता है। मतलब कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंटेंडेड लाइफ है कितनी है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसा है, रिलायबिलिटी क्या है, मेंटेनेबिलिटी क्या है, वो सारे फैक्टर्स हमारे फिजिकल कंसिडरेशन में आ सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम प्रॉफिट कंसिडरेशंस की, तो प्रॉफिट कंसिडरेशन में हो जाता है ना कि जो कंपनी है उसको क्या चाहिए, उसको लिए प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कंपनी के लिए प्रॉफिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली क्या है कि भाई सबके लिए कंपनी को 100% क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। कुछ लोग को वो सेटिस्फाई होते हैं कि इस टाइप का ही प्रोडक्ट हमारे लिए सही है। अब जैसे मार्केट में हम लोग देखते हैं 2 टाइप के लोग होते हैं भाई, जो 170 रुपये की दाल खाते हैं और कोई 70 रुपये की दाल खाता है ना। तो वो डिपेंड करता है कि 100% क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लोगों की नीड्स पे जो यूज़ करते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट ग्रेड्स।
डिफरेंट ग्रेड्स टू सूट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। तो प्रॉफिट को अगर मैक्सिमाइज करना है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस कंट्री में कितने रिच बैकग्राउंड के लोग हैं, कितने मिडिल क्लास हैं और कितने लोअर क्लास हैं, उनमें उनकी प्राइस अफोर्डेबिलिटी कितनी है, क्वालिटी अफोर्डेबिलिटी क्या है, उनकी क्वालिटी किस टाइप की क्वालिटी चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करोगे और तब उनको प्रोवाइड कराओगे। ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं, अपना अगला पॉइंट क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो जाती हैं जैसे कि अगर आपकी सपोज कर लो एक आप कार और बस बनाते हो, सपोज करते हैं कार बनाते हो, तो जो कार का इंजन होगा जम्मू कश्मीर में और जो कार का इंजन यूपी में होगा, तो दोनों में फर्क होना चाहिए ना। जो कार का रेडिएटर है उसका इंजन जो भी कह सकते हो आप, जो रेडिएटर आप डिज़ाइन कर रहे हो वो जम्मू कश्मीर और यूपी के लिए अलग अलग होगा ना। सेम यही अगर आप बस ले लोगे तो देखोगे शहरों में अजीब तरीके की बस चलती हैं, ट्रैम वैम चलता है। अब वही अगर इंडिया में निकाल दिए तो इस तरह की रोडें होती हैं यार कि वो धंस जाएगा। ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें आप अलग अलग जगह सूट करती हैं। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन। एंड लास्ट क्या है, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज क्लोजर टॉलरेंस। तो क्लोजर टॉलरेंस क्या होता है कि एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट डिज़ाइन पैरामीटर्स। तो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ये होता है कि आप जो पैरामीटर्स यूज कर रहे हो डिज़ाइनिंग के लिए वो आप बेहतर तरीके से उनको स्ट्रिक्टली देख लो। ठीक है। वो एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट डिज़ाइन पैरामीटर्स, तो डिज़ाइन के जो पैरामीटर्स होने चाहिए एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट होने चाहिए। वैसे बैड न्यूज़ ये है कि टूट चुकी है, तो गुड क्वालिटी की नहीं थी ये। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा क्वालिटी प्लानिंग। क्वालिटी प्लानिंग के हमें विजन एंड मिशन भी देखने हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या इसके विजन एंड मिशन होंगे। ठीक है। सो quality planning is about setting goals and creating strategies to ensure that an organization delivers excellent product or services that satisfy customers। तो quality planning का मतलब है कि आप goals और strategies बना रहे हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे कि आप एक्सेलेंट प्रोडक्ट जो है या सर्विस जो है अपने कस्टमर्स को दे सको और उनको सेटिस्फाई कर सको। इनिशियली क्वालिटी क्रिएटेड ड्यूरिंग डिज़ाइन। इनिशियली जो क्वालिटी होती है वो डिज़ाइन के दौरान ही हम लोग बना लेते हैं। कहाँ पे, इन फॉर्म ऑफ डिज़ाइन पर्टिकुलर्स। डिज़ाइन पर्टिकुलर्स दिस क्रिएशन ओनली ऑन पेपर इन फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग। तो अगर आप देखे होगे कि आप बीटेक में अपनी बीटेक लाइफ में कभी ना कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग जरूर बनाए होगे पेन पेपर पे। ठीक है। इनिशियली हमें वो सिखाया जाता है कि डायमेंशंस पे आप उसको बनाइए, ये रेडियस रहेगा, इस टाइप की लाइनें होती हैं, इतने टाइप की पेंसिल्स होती हैं। फिर आगे चल के आप सॉफ्टवेयर सीखते हो, जैसे मैकेनिकल में होता है ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, है ना। सेम आपका एनसिस हो गया और सिविल में बहुत सारे होते हैं। तो पहले हम किस पे करते हैं, इनिशियली जो हमारी क्वालिटी क्रिएट होती है डिज़ाइन की वो कहाँ होती है, इन फॉर्म ऑफ डिज़ाइन पर्टिकुलर्स। दिस क्रिएशन इज ओनली ऑन पेपर इन फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग। तो पहले हम मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग्स बनाते हैं, उसके बाद क्वालिटी एक्चुअली बिल्ट इनटू प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चर। तो जो क्वालिटी एक्चुअल में, देखो इनिशियल में तो हम पेपर पे बना रहे हैं, एक्चुअल क्वालिटी कहाँ पता चलती है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। ठीक है। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स वेरियस एक्टिविटीज़ फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रोडक्ट की बहुत लोगों का सहयोग लगता है ना। प्लानिंग कमेटी के लोग आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग के आएंगे, इंजीनियरिंग वाले आएंगे, सब मिल करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे होती है मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग कैसे होती है। तो पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस, मशीन्स एंड टूल्स। तो पहला स्टेप है कि जो भी आपके प्रोसेस होने वाले हैं, जो जो मशीनें लगने वाली हैं, कौन कौन से औजार लगने वाले हैं, सब का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। सेकंड हमारा प्रोसेस प्लानिंग, फिर हम डिसाइड करते हैं कौन सा प्रोसेस करना है। भाई अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग प्रोसेस लगते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्रोसेस लगते हैं। थर्ड है डिज़ाइन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ जिग्स, टूल्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब हम डिज़ाइन करेंगे किसका, जिग्स का, टूल्स का और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, कि किस टाइप के टूल्स लगेंगे उसमें, है ना। तो उनको जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो अपनी प्रॉब्लम बताते हो, तो जो भी उसके पास रहता है, जो उसका इंटर्न रहता है, उससे बोलता है ये लेके आओ। भाई सबके लिए अलग अलग सामान लगते हैं, सबके लिए अलग अलग औजार लगते हैं, किसी का दांत उखाड़ना है तो किसी का दांत बचाना है। तो सेम यहाँ पे हमें डिज़ाइन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ जिग्स, टूल्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स।
ठीक। इन तीनों प्रोसेस को हम लोग करते हैं, मतलब ये जो मैनेज करेगा वो होगी प्रोसेस इंजीनियरिंग। प्रोसेस इंजीनियरिंग इन तीनों प्रोसेस को मैनेज करेगी, वाइल अगले तीनों प्रोसीजर्स को क्वालिटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैनेज करने वाली है। ठीक है। प्लानिंग ऑफ प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल्स। अब प्रोसेस प्लान हो गए, क्वालिटी कंट्रोल पे अब हम ध्यान देंगे। ठीक है। प्लानिंग द क्वालिटी कंट्रोल इन इनकमिंग मटेरियल्स। मटेरियल्स के अंदर हमें प्लानिंग करनी है क्वालिटीज़ की कि किस अमाउंट में कितनी चीज़ें होनी चाहिए। प्लानिंग ऑफ द क्वालिटी अप्रेजल ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो ये कुछ आपके 6 पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा प्लानिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। लास्टली क्या है, देयरफॉर क्वालिटी कंसिडरेशंस केप्ट इन व्यू व्हाइल प्लानिंग एनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इररिस्पेक्टिव ऑफ हू डज द प्लानिंग। तो जो प्लानिंग, जो कह सकते हो आपकी क्वालिटी कंसिडरेशंस है, वो हर जगह प्लानिंग के दौरान मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान रखा जाता है। क्योंकि अब इसमें ये नहीं हो सकता कि भाई अब आप सोचो कि मैं क्या करूँ यार, मेरा तो प्लानिंग में है ही नहीं। अगर आप कोई चीज़ बिगड़ती देख रहे हो तो उसको आपको ध्यान में रखना, ये नहीं कि वो उसका जॉब है यार, ये डिजाइनिंग वाले का जॉब है, ये मेरा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला है हमारा टॉपिक प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट, डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट। देखो प्रोक्योरमेंट का अगर एक सिंपल टर्म में मतलब जानना हो तो होता है परचेजिंग, ऑब्टेनिंग, किसी चीज़ को ऑब्टेन करना, परचेज करना। ठीक है। अब देखो परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट में एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। देखो प्रोसेस ऑफ परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एन इंडिविजुअल, यहाँ पे कॉमा होगा, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप इन अ सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड वे विच इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लान एंड पर्पज। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि आप गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हो फॉर एन इंडिविजुअल, एक इंसान के लिए, या फिर एक सोसाइटी के लिए, या फिर अपनी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, इन अ सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड वे। मतलब एक सिस्टम से आप खरीद रहे हो। ऐसा नहीं कोई भी सामान जरूरत पड़ा भैया दे जाओ, ऐसे नहीं। हमको ये चीज़ चाहिए, हम आपको लिखित में दे रहे हैं, आप हमें इसका दाम दीजिए। मतलब प्रॉपर नेगोशिएशन वगैरह सब कुछ लगता है। ठीक है, तब जा करके कहीं ये कंप्लीट होता है। हम आगे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस देखेंगे, आराम से समझ जाओगे। इतना समझ गए, सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड वे विच इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दोगे, अपनी बताओगे कि हम ये चीज़ बना रहे हैं, हमको ये चाहिए। आपके अकॉर्डिंग जो भी सप्लायर है, सप्लायर से पूछो कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा मटेरियल बेस्ट होगा, मार्केट में क्या बढ़िया चल रहा है, कस्टमर की क्या नीड है, उस सारी चीज़ें एनालाइज करके आप उससे सामान लोगे। ठीक है, अपना प्लान एंड पर्पज बताओगे उसे। ठीक है, वैसे तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स मैंने लिखा है यहाँ पे, ये आपके कोर्स में उतना दिया नहीं है, बट 4 टाइप्स के याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, सर्विस प्रोक्योरमेंट और गुड्स प्रोक्योरमेंट। देखो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में क्या होता है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो रॉ मटेरियल उसके लिए खरीदना डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट हो जाता है। अगर आप एक बड़े अगर आप रिटेलर हो तो आप जो आइटम होलसेलर से लोगे कस्टमर्स को बेचने के लिए, वो आइटम आपका डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है। अब अगर बात करें इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट की, भाई देखो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट हो गया, जैसे आपकी कंपनी है, मान लीजिए बिस्किट बनाते हो आप, तो आप जो रॉ मटेरियल लोगे, आटा लोगे, चीनी लोगे, फ्लेवर लोगे, जो भी चॉकलेट्स वगैरह, तो वो आपकी आ जाएंगे डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में। वहीं पे इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में हो गया भाई, पंखा लेंगे, एसी लगवा देंगे, बहुत गर्मी रहती है, कुर्सी लगवा देते हैं एक बढ़िया सा, पे बैठ के आराम करेंगे, ये आपका इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट हो गया। मतलब कि ये देखो अब आपके रिलैक्सेशन में वो काम कर रहा है, मगर कंपनी की ग्रोथ में वो उतना इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, गुड प्रोक्योरमेंट में क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, समझ लो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आ जाता है। ठीक है, इसमें आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड्स ले रहे हो। ठीक है, तो वो आपके गुड्स प्रोक्योरमेंट में आ जाता है। फिर बात कर लेते हैं सर्विसेज प्रोक्योरमेंट की। तो आपके सर्विसेज प्रोक्योरमेंट में आ जाएंगे, जैसे आपने सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिया, सर्विस प्रोक्योरमेंट हो गया। आपने कह सकते हो आपने कंटिजेंट लेबर, जो लेबर्स हैं उनको आपने हायर कर लिया, है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लिया, तो ये सारे आपके आ जाते हैं सर्विस प्रोक्योरमेंट में। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं, आपको मैंने चारों समझा दिया है, समझ गए हो तो इसको लिख के आना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की। तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस क्या है,
कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो पहला पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाई व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज द कंपनी नीड्स। मतलब कि आपकी अगर जो कंपनी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन से सामान की ज़रूरत है आपको। क्या आपको जो ऑलरेडी सामान था वो ख़त्म हो गया है, उसकी रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको किसी नए प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है जो अभी तक आपने यूज़ नहीं किया है ना। तो इस स्टेज में ये जो हमारा पहला स्टेप है, जो हमारा पहला स्टेज है, आइडेंटिफाई व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज द कंपनी नीड्स। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि सारे डिपार्टमेंट के लोग मिल के एक मीटिंग करें, उसमें बात कर लें भाई कि इस गुड से काम चल रहा था, इस रॉ मटेरियल से काम चल रहा था, अब हम लोग इस पर स्विच हो रहे हैं, तो कितना सही है, किसी को कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें हेल्प करने वाली हैं स्टेप 1 में। ठीक है। सेकेंड स्टेप है सबमिट परचेज रिक्वेस्ट। अगर सेकेंड पॉइंट को हम समझें, सबमिट परचेज रिक्वेस्ट, तो क्या होता है कि मान लीजिए आप एक वर्कर हो, ठीक है, आप देख रहे हो कि आप बार बार एक मटेरियल बना रहे हो, बार बार वो टूट जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। आपने अपने सीनियर से कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये टिक नहीं रहा, मटेरियल जो है बहुत ही पतला है, ये वीक है, इसको चेंज करवाइए। तो वहाँ से नीड आई, ठीक है, नीड आई तो नीड आपने अपने सीनियर को बोला, सीनियर ने अपने सीनियर को बोला, इस तरीके से मैनेजर तक बात गई, मैनेजर ने फिर हायर रिप्रेजेंटेटिव को बताया कि ऐसी ऐसी बात है भैया, हो रहा है। तो अब देखो यहाँ से नीड गई, ठीक है, अपडेटेड होते 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 फाइनली आपके हायर रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पहुंची। अब वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, मतलब रहने दो, नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे, ठीक है, अभी ये मटेरियल पे हम स्विच नहीं करने वाले हैं। तो जो आपने परचेज रिक्वेस्ट डाली PR, वो कैंसिल होगी। ठीक, परचेज रिक्वेस्ट का मतलब है कि आपको कहीं कुछ लगा, फॉल्ट है, ये इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आपने अपने सीनियर को बताया, उसने अपने सीनियर को, उसने अपने सीनियर को, और फाइनली बात मैनेजर से, HR से, जहाँ जहाँ जाती है वो ट्रेवल करते हुए फाइनल लास्ट स्टेप तक जाती है। तो वहाँ पे भी उनके पास अथॉरिटी होती है कि इस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3 क्या है हमारा, एसेस एंड सेलेक्ट वेंडर्स। एसेस एंड सेलेक्ट वेंडर्स। सो वेंडर्स फाइंड करना मतलब एसेस करना है भाई। हमने सप्लायर को मतलब बोला कि हमको ये सामान चाहिए, हमने वेंडर्स फाइंड किए। वेंडर्स को फाइंड करने का सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि आप उसके पास्ट रिकॉर्ड को देखिए, पास्ट में उसका फीडबैक चेक कीजिए, है ना, जो भी उसके रिव्यूज़ रहते हैं उनको चेक करिए कि कहाँ से कहाँ तक, आपको पता चल जाएगा कि कैसा है वो पता हो जाएगा। आपको वैल्यूज़ के ऊपर भी ध्यान देना है, एथिक्स एंड वैल्यूज़ कई बार बिजनेस में बहुत काम आती है, तो उस पर भी आपने देखा। और आपने देखो एक टर्म होता है कोट, है ना, कोट होता है कि अगर आप जैसे आपको जो जो चाहिए आपने वेंडर्स के पास भेजा, तो उन्होंने कोड जनरेट किया, आपने बताया कि हमको चाहिए और कोड जनरेशन हुआ। कोड जनरेशन में होता है कि उन्होंने बता दिया ऐसा ऐसा है, हम इतना प्राइस लेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है स्टेप 4, नेगोशिएट प्राइस एंड टर्म्स। तो प्राइस एंड टर्म्स में देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपने जैसे एक कोट मंगाया था, सबसे बढ़िया चीज़ होती है 2-3 जगह अप्लाई कर दीजिए। 2-3 जगह से कोट आए, आपने चेक किया यार इस वाले में दाम ज़्यादा है मगर इस वाले की वैल्यूज अच्छी हैं, तो आप देख सकते हो कि क्या हो सकता है, आपको किस डील में रहना है, किस डील से बाहर जाना है, ठीक है। और जब आप एग्री कर जाओ किसी कोड पे, आपको अच्छा लगता है कि वाला कोड सही है, तो आप अगले स्टेप पे चलो, जो कि क्या है, क्रिएट अ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्रिएट करने से पहले यहाँ पे आप जो है ना उससे लिखवा लो, राइटिंग कर लो, ठीक है। राइटिंग करने से ये होगा, है ना, होता नहीं लिखित में दिया है हमको, तो वो चीज़ क्रिएट अ परचेज ऑर्डर। आपने परचेज ऑर्डर किया, परचेज ऑर्डर में आपको बहुत सारी डिटेल्स भरनी होंगी, मतलब इतनी डिटेल्स जितनी काम की हैं, और एग्जैक्ट सर्विसेज क्या चाहिए, गुड्स क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको लिख करके ऑर्डर में फिल करके देना है किसको, वेंडर्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं रिसीव एंड इंस्पेक्ट द डिलीवर्ड गुड्स। तो अब वहाँ से वो गुड हमको प्रोवाइड करेगा, तो हमने उसको ध्यान से देखा कि कोई गलती तो नहीं है, कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है, और सारी चीज़ें डिलीवर हो चुकी हैं, जो कि हमने PO में मेंशन किया था। परचेज ऑर्डर को शॉर्ट में आप PO भी बोल सकते हो, जो हमने PO में मेंशन किया था वो सारी चीज़ें तो है ना, ठीक है। दैट्स इट। फिर नेक्स्ट है स्टेप 6, रिसीव एंड इंस्पेक्ट द डिलीवर्ड गुड्स। ये हो गया आपका। स्टेप 7, कंडक्ट 3-वे मैचिंग। तो 3-वे मैचिंग क्या होता है,
आपका थ्री वे मैचिंग, देखो थ्री वे मैचिंग में तीन चीज़ें आती हैं। आपका पहला होता है पीओ, ठीक है, पीओ परचेज ऑर्डर। दूसरा हमारा होता है ऑर्डर रिसीप्ट, ऑर्डर रिसीप्ट, ऑर्डर रिसीप्ट। और तीसरा होता है हमारा इनवॉइस, इनवॉइस। जैसे आप अमेजोन वगैरह वाला आता है तो आपको एक पर्ची दे के जाता है ना, उसी में जो भी आपके ऑर्डर में रहता है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको मैच कर लेना है। कहीं पे कोई सामान ज़्यादा तो नहीं आ गया, ज़्यादा आ गया तब तो भाई बढ़िया है, नहीं अगर कम है तो आप उसको बताओ भैया कम है, और अगर ज़्यादा आया वापस कर दोगे तो अच्छे रिलेशन बन जाएंगे, लॉन्ग टर्म चलेगा, ठीक है, इसलिए लौटा देना। चलिए स्टेप 8, अप्रूव द इनवॉइस एंड अरेंज पेमेंट। अब इनवॉइस आ गया, आपने पेमेंट को अरेंज किया, ठीक है। अब आप जैसे होता है ना कि आपको 50% एडवांस देना होगा, 50% बाद में, तो वो भी चीज़ें हो जाती हैं। लास्ट है रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग में आपका हो जाएगा कि आपने सब चीज़ को देखा अच्छे से, एसेस किया, पीओ को, ऑर्डर रिसीप्ट को, इनवॉइस को, उसको अच्छे से रिकॉर्ड किया। इतना आइटम इतने इतने दिन पे आया था, ये काम था, इन्होंने कहा था, इन्होंने ऑर्डर रिक्वेस्ट डाली थी, ऐसा ऐसा हुआ, तो वो सारी चीज़ें आपने मेंटेन कर लिया। ये हो गया रिकॉर्ड कीपिंग। तो ये आपके 3 स्टेजेस होती हैं, और 9 स्टेप होते हैं और 3 स्टेजेस। पहली क्या है, सोर्सिंग स्टेज। सोर्सिंग स्टेज में आपके 3 आ गए, आपने ऑर्डर को रिक्वेस्ट किया, फिर सेकेंडली आपने सबसे राय ली और एसेस एंड सेलेक्ट वेंडर्स, ठीक। सेकेंड हो जाता है परचेजिंग स्टेज, इसमें आपने खरीदा और ये आपको यहाँ पर डिलीवर हो गया। लास्ट का हो जाता है पेमेंट स्टेज। अब 3 वे मैचिंग हुई, यहाँ से हमने पेमेंट के बारे में सोचा, यहाँ पेमेंट किया और हमने रिकॉर्ड कीपिंग कर लिया। तो ये 3 स्टेज होती हैं, 9 स्टेप्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो आगे है कैपेसिटी ऑफ सप्लायर। ये एक नया टॉपिक है आपका, कैपेसिटी ऑफ सप्लायर। जैसा कि नाम से क्या लग रहा है, कैपेसिटी मतलब एबिलिटी ऑफ सप्लायर, सप्लायर की एबिलिटी, जो भी सामान हमें सप्लाई करेगा उसकी एबिलिटी, क्या वो सक्षम है या फिर वो नल्ला है, ये दोनों चीज। डिफरेंट मेजर्स टू असेस इट, और क्या क्या ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं, जिससे हम उसको पास या फेल कर सकते हैं अपने टेस्ट में, उसके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए पहला है, एक मिनट। सो पहला है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सॉरी, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट द सप्लायर कैन प्रोड्यूस और डिलीवर विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। तो कैपेसिटी ऑफ सप्लायर क्या होता है कि कितना मैक्सिमम हमारा गुड्स या सर्विसेज हमारा सप्लायर हमें प्रोवाइड कर सकता है या प्रोड्यूस करके डिलीवर कर सकता है विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम, ठीक है। बिचौलिए जो बीच के होते नहीं है उनको ही बोला जाता है सप्लायर, ठीक है। डिफरेंट मेजर्स टू असेस इट, और कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनसे हम उनको असेस कर सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है प्रोडक्शन आउटपुट। प्रोडक्शन आउटपुट मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन आउटपुट ऑफ सप्लायर विद इन गिवन टाइम पीरियड। तो सच एज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर डे, वीक और मंथ। जैसे हम पता लगा सकते हैं भैया ये कितना प्रोड्यूस ही कर पा रहे हैं, ये तो देखें कितना सप्लाई कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन कितना हो रहा है इनके यहाँ सप्लाई कितना हो रहा है, पर डे कितना कर रहे हैं, पर वीक कितना कर रहे हैं, पर मंथ कितना कर रहे हैं, पर ईयर कितना कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं। डायरेक्ट मेजर ऑफ सप्लायर्स कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल आउटपुट, तो ये डायरेक्ट मेजर है, ठीक है, उसके फिजिकल आउटपुट को अगर ध्यान में रखें तो। चलिए सेकेंड पॉइंट हो जाता है लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है, मेजर्स द टाइम टेकन बाय द सप्लायर टू फुलफिल एन ऑर्डर फ्रॉम पॉइंट ऑफ रिसीविंग इट टू डिलीवरिंग इट। भैया हमको रिक्वायरमेंट थी इस रॉ मटेरियल की, हमने आपको बताया 10 तारीख को और आपने हमको डिलीवर किया 12 तारीख को अगले साल। 1 साल का गैप हो गया, बल्कि हमने आपसे मांगा था 1 महीने में। सो समझ रहे हो, ये चीजें हैं कि मेजर्स द टाइम टेकन बाय द सप्लायर टू फुलफिल एन ऑर्डर फ्रॉम पॉइंट ऑफ रिसीविंग इट टू डिलीवरिंग इट। जब आपने रिसीव किया और जब आपने डिलीवर किया, जो बीच का टाइम है वही होता है हमारा लीड टाइम। शॉर्टर लीड टाइम, हाई कैपेसिटी, कम से कम लीड टाइम है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी। भाई हमने आपको बोला 1 महीने का टाइम है, आपने हमको 28 दिन में दे दिया, तो ये चीजें लीड टाइम में आ जाती हैं। नेक्स्ट स्क्रैप एंड रिवर्क रेट्स। तो स्क्रैप एंड रिवर्क रेट्स का मतलब है मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव दैट रिक्वायर रिवर्क और आर डिस्कार्डेड एज स्क्रैप। तो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव, जो भी यू कैन से कि डिफेक्टिव हमें मिला
उसने जो सप्लाई किया डिफेक्टिव हुआ, उसमें कितना काम था, कितने को हमें डिस्कार्ड करना पड़ा एज ए स्क्रैप। तो वो सारी चीज़ें, जैसे आपने हमको सामान दिया, 100 सामान दिया, जिसमें से 95 सही था मगर 5 खराब था। वहीं पे हमने किसी और सप्लायर से बात किया, उसने 100 में से 100 हमको सारे अच्छे सामान दिए। सो ये चीज़ें हो जाती हैं। लोअर रेट ऑफ स्क्रैप एंड रीवर्क, ठीक है। तो क्या होगा, हाइयर कैपेसिटी। अगर कम से कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कैपेसिटी होगी, और हाइयर क्वालिटी भी अच्छी होगी, ठीक है। चलिए लास्ट देखते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है, नॉट अ डायरेक्ट मेजर ऑफ कैपेसिटी। ये आपका डायरेक्ट मेजर ऑफ कैपेसिटी तो नहीं है, बट सेटिस्फैक्शन सर्विस और फीडबैक कैन टेल सप्लायर्स एबिलिटी, है ना। तो जो फीडबैक है अगर हम उनको देखेंगे या फिर सेटिस्फैक्शन सर्विस को देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा सप्लायर कितना कैपेबल है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है रोल ऑफ सप्लायर्स इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एंड क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द सप्लायर्स। तो सप्लायर्स के ऊपर ये दूसरा क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब जनरली 50 से 60% मैच करेगा पुराने वाले क्वेश्चन से। सो पहला है सप्लायर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। जाहिर सी बात है, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं हमें, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी पूरे मार्केट में सबसे बढ़िया क्वालिटी ढूंढते हैं, कॉस्ट इफिशियंसी सबसे अच्छे कॉस्ट में हमें देने की कोशिश करते हैं, जो बाजार का मार्केट चल रहा है उसमें या उससे कम में देने की कोशिश करते हैं, और रिस्क मिटिगेशन कैसे भाई, रिस्क कहाँ पे हटाते हैं भाई, हमने उनको बताया भैया हमारे यहाँ पर मंथ इतना रिक्वायरमेंट है तो आप इतना प्रोड्यूस करिए, मगर साथ ही साथ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि जो प्रोडक्शन है अगर कभी बढ़ गया तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल हम तैयार रहेंगे। अब मान लो आप लॉस में चले गया, कुछ भी हो गया, आपके यहाँ काम बंद हो गया, वर्कर्स स्ट्राइक कर दिए, तो आप उनको समझा रहे हो भैया ऐसी सी बात है, अभी तो नहीं चल रहा, तो समझ भी जाए, ठीक। तो नेक्स्ट इज हमारा क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द सप्लायर्स। क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए एक सप्लायर को सेलेक्ट करने के लिए। तो पहला है हमारा क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी कैसे, एसएस सप्लायर्स ट्रैक रिकॉर्ड इन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंसिस्टेंटली। हमें सप्लायर के ट्रैक रिकॉर्ड को देखना है। अगर कोई उससे सामान ले रहा है तो हम उससे बात कर सकते हैं, भैया कैसा दे रहा है वो, बढ़िया, मतलब सामान कैसा दे रहा है, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम कभी खराब हुआ, ऐसा वैसा सारी चीज़ें हम उससे पता कर लें। उसके ट्रैक रिकॉर्ड को हम जैसे अगर ऑनलाइन साइट्स पे है, या फिर जैसे होता नहीं लोग अपना अचीवमेंट्स लगाते हैं, या फिर अगर कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है तो यूट्यूब पे चले जाओ, मिल जाएगा सर्च करने पे। तो वैसे हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें इन डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंसिस्टेंटली। क्या वो कंसिस्टेंट है, या फिर ऐसा है कि 4 बार अच्छा प्रोवाइड करता है, 1 बार खराब करता है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। लुक फॉर सर्टिफिकेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आप सर्टिफिकेशंस को देख सकते हो, जो उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिला हो, गवर्नमेंट से मिला हो, वो सारे सर्टिफिकेशंस को ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट इज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या उसने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करा रखा है, क्या लोग वहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट एंड प्राइसिंग मतलब कंसीडर सप्लायर्स प्राइसिंग स्ट्रक्चर। क्या मार्केट के प्राइस को वो ध्यान में रख के आपको प्रोवाइड कर रहा है, या फिर आपको चूना लगा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कंपेयर कोट्स टू मल्टीपल सप्लायर्स। कोट्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। जैसे आप उसको बोलोगे भैया ये है हमारा, आप अपना प्राइस बता दीजिए, तो वो बताएगा इतने सामान के लिए हम इतना प्राइस लेंगे, इतने टाइम में डिलीवर करेंगे, वो एक कोट हो गया। फिर आपने दूसरे से बात किया, भैया अपना कोड दे दीजिए, उसने आपको कोड दिया, भैया हम इतने टाइम में इतना करेंगे, ऐसे करेंगे, ये सारा आपने 3 लोगों से और बात किया, आपके पास पूरे 5 कोट आ गए। 5 कोट में से आपने डिसाइड किया यार ये वाला कोड बढ़िया है, चलो ठीक है ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, और बात खत्म। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इट्स इंपॉर्टेंट टू बैलेंस कॉस्ट विद क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। सो कई बार क्या होता है कि आप देखोगे मार्केट में, जैसे अगर सब्जियां खरीदने जाते हो तो एक है जिसके यहाँ सब्जियां बहुत बढ़िया है, मतलब टॉप क्लास, मगर वो 5 रुपये महंगा बेच रहा है। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप 5 रुपये महंगा खरीद सकते हो, ठीक है। क्वालिटी और रिलायबिलिटी, आप हमेशा सामान ले रहे हो उसी के यहाँ से, अच्छा मिल रहा है, रिलायबल है, और क्वालिटी है, 5 रुपये महंगा है तो ठीक है 5 रुपये दे देते हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। इट्स इंपॉर्टेंट टू बैलेंस कॉस्ट विथ क्वालिटी। अगर कॉस्ट को आपको क्वालिटी और रिलायबिलिटी से बैलेंस करना है तो इट्स ओके, ठीक।
बाकी झुकने का नहीं। चलिए, कैपेसिटी एंड स्केलेबिलिटी। कैपेसिटी एंड स्केलेबिलिटी क्या हो जाता है? इवेल्युएट सप्लायर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपको सप्लायर के प्रोडक्शन कैपेसिटी को इवेल्युएट करना है टू इंश्योर दे कैन मीट करेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। तब आपको पता चलेगा कि क्या वो आपके करंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को मीट कर पाएंगे या नहीं। फ्यूचर में आप स्केल करोगे तो क्या आपके साथ वो भी स्केल करेंगे, या उन्होंने कह रखा है नहीं हम बस इतना ही प्रोड्यूस करेंगे, इससे ज़्यादा हम एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो आपके रिश्ते नहीं चल पाएंगे। ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमंस। फोर्थ है हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या हो गया? इवेल्युएट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपको उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी ध्यान देना है। ऐसा तो नहीं है कि उधार लेके वो मस्त मजे कर रहे हैं और फिर आपका पैसा उधार लें या फिर आपका पैसा लेके उसको भी डूब जाएं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको ध्यान में रखनी है उनकी। और फाइनेंशियली स्टेबल सप्लायर इज मोर लाइकली टू हैव रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी कंट्रोल, इनोवेशन एंड ऑनगोइंग बिजनेस ऑपरेशंस। तो एक अच्छी बात है कि जो फाइनेंशियली स्टेबल सप्लायर होता है, जिसके यहाँ लॉस नहीं हो रहा है, जिसके यहाँ या तो प्रॉफिट है या तो एक कंसिस्टेंट रेट पे ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल चल रहा है, तो उसकी ज्यादा चांसेस हैं क्वालिटी कंट्रोल में इन्वेस्ट करने की। वो क्वालिटी को इंप्रूव करने पे ध्यान देगा। दूसरा है इनोवेशन, कुछ नया ट्राई करेगा। तीसरा है ऑनगोइंग बिजनेस ऑपरेशंस। तो जो आपके ऑनगोइंग बिजनेस ऑपरेशंस हैं उन पे भी ध्यान देगा, जिसकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अच्छी है। नहीं अच्छी है तो भाई वो कर्जा ही चुकाता रहेगा। चलिए, फिफ्थ है रेफरेंसेस एंड रेप्यूटेशन। तो ये पॉइंट आप समझ रहे हो कि रेफरेंसेस होता है कि अगर आपको कोई रेफरेंस दे, भाई बोले कि आप वहाँ से ले लो, ठीक है, उसका रेफरेंस दे कि वो सामान अच्छा प्रोवाइड करता है और रेप्यूटेड है, भाई इतने सालों से है, ISO 9000 है, स्टैंडर्ड मतलब इस्टेब्लिश्ड फ्रॉम 2001 है, तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, इंस्पेक्शन एंड इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, सो the act of carefully examining something to make sure it meets the necessary standards, requirement और specifications. So ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम, इंस्पेक्शन क्या है? सिंपली एक एक्ट है, एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी चीज को ध्यान से एग्जामिन कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। ठीक है, चेकिंग फॉर डिफेक्ट, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। डिविएशंस फ्रॉम स्पेसिफिकेशंस, जो हमने स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किया है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे डिविएट तो नहीं कर रहा है। ठीक, और एनी अदर फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द क्वालिटी, या फिर कोई और फैक्टर्स जो हमारी क्वालिटी पे असर डाल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्पेक्शंस। तो चलिए एस्पेक्ट देख लेते हैं कि किन एस्पेक्ट पे हमारा इंस्पेक्शन होने वाला है। पहला है स्टेज इंस्पेक्शन, ये पहला है, और एक दूसरा है स्टेज इंस्पेक्शन में क्या होता है? कंडक्टेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। स्टेज इंस्पेक्शन में हम लोग हर एक स्टेज पे, जो कि प्रोडक्शन की स्टेज है, हमें उस हर स्टेज पे ध्यान देना है। स्टेज इंस्पेक्शन करते हैं हम। एम्स टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस क्वालिटी इशूज अर्ली ऑन। तो हमारा एम क्या होता है? हम डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करें और उनको सही कर दें एट अर्ली स्टेज। ठीक, प्रिवेंट्स डिफेक्ट्स फ्रॉम प्रोग्रेसिंग टू लेटर स्टेजेस। तो ये क्या करता है? डिफेक्ट्स को पहले आइडेंटिफाई किया तो अब लेटर स्टेज में नहीं जाने वाला है। फोर्थ है इंश्योर्स कंसिस्टेंट क्वालिटी थ्रू आउट द प्रोसेस। आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, कहीं पे जब अब स्टार्टिंग में तो नहीं कि अगर आपसे एक माइन्यूट सी गलती हो गई तो वो बढ़ते 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 फाइनल स्टेज तक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक इंजीनियरिंग, आपने स्टार्टिंग में कर ली, सोचा मजा आएगा, 4 साल के मजे, मगर वो बढ़ते 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 अभी कैसा लग रहा होगा आप लोग को? चलिए कमेंट करके बताइएगा। प्रोएक्टिव अप्रोच टू मिनिमाइज डिफेक्ट्स एंड रीवर्क। तो यहाँ पे हमें प्रोएक्टिव अप्रोच को अप्लाई करना है जिससे कि हमारे डिफेक्ट्स कम से कम हो और हमारा जो रीवर्क हो वो भी कम से कम रहे। ठीक, अब देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, वही अपना स्मार्टफोन वाला। स्मार्टफोन वाले, जैसे मान लो एक कंपनी है स्मार्टफोन बनाती है, तो वो क्या करेगी? पहले स्क्रीन देखेगी, भाई बढ़िया बढ़िया, चेक द क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स लाइक स्क्रीन, बैटरी, सर्किट बोर्ड और केसिंग्स कैसी है। ठीक है, सप्लायर के पास से जब वो डिलीवरी हो रही है तो हम इन सारे चीज़ों को देख रहे हैं, भैया ये बढ़िया है कि नहीं है, अच्छी क्वालिटी का है नहीं है।
तो वो हमारा हो जाता है रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन, जो कि स्टेज इंस्पेक्शन में आता है। ये सब दिया नहीं है, ये नोट्स अलग है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। क्वांटम की नोट्स पढ़ोगे तो सर घूम जाएगा। सेकंड है असेंबली लाइन इंस्पेक्शन। तो असेंबली लाइन इंस्पेक्शन क्या होता है? ड्यूरिंग द असेंबली प्रोसेस इंस्पेक्टर्स मॉनिटर ईच स्टेज टू आइडेंटिफाई एनी डिफेक्ट और डिविएशंस, ठीक है। तो वो हर एक स्टेज को देखेंगे, जैसे प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो रहा है कंपोनेंट्स का या नहीं, फंक्शनैलिटीज चेक करेंगे, ठीक है। तो सोल्जरिंग को चेक करेंगे कि सही से सोल्जरिंग हो रही है या नहीं, ठीक है, अलाइनमेंट सही से है कि नहीं है, ठीक। और लास्ट है हमारा टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन इंस्पेक्शन। टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन इंस्पेक्शन में क्या हो जाता है, जैसे अब आपका फोन असेंबल हो गया तो अब ये टेस्टिंग पे जाएगा, जैसे कि ऊपर से फेंक दिए, पानी में डाल दिए, है ना, सारी चीजें देखेंगे, कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी लाइफ कितनी है, कनेक्टिविटी कैसी है, सारी चीजें देखी जाती हैं हमारे टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन इंस्पेक्शन के अंदर में। सो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा स्टेज इंस्पेक्शन के 3 पार्ट थे, और आगे देखोगे तो फाइनल इंस्पेक्शन के क्या है, पहला पढ़ लेते हैं नोट्स हमारी। कंडक्टेड एट एंड ऑफ द प्रोडक्शन, ये जब प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट रेडी हो गया, तब हम इसको करेंगे। कंप्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस, तो ये पूरा असेसमेंट है फाइनल प्रोडक्ट का या सर्विस का। वेरीफाइज कंप्लायंस विद क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड इंस्पेक्शन, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड से और इंस्पेक्शन से। इंश्योर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रेडीनेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब हम यहां पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में देखते हैं कि क्या उससे सेटिस्फाइड है। जैसे फोन वगैरह होता है, अब वो बन गया, बनने के बाद वो लॉन्च करते हैं, है ना, पहले मतलब ऐसे बताएंगे, मतलब ऑनलाइन लॉन्च करते हैं कि ये फोन आ रहा है, ये फीचर है, आप देख लो, आपको पसंद आया? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, अभी 1-2 बनाए थे, अब बंद कर दिया, प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रिवेंट शिपमेंट ऑफ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो अब फाइनल इंस्पेक्शन में क्या होता है, हमने सारी चीजें चेक कर ली, चेक करने के बाद हम देखेंगे कि अगर कोई सामान सब स्टैंडर्ड है, पूरा अच्छे से स्टैंडर्डाइज नहीं है, किसी में कुछ कम है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो हम उसको प्रिवेंट करते हैं कि वो आगे ना बढ़े, ठीक। अगला है हमारा, इसी में 3 पॉइंट जो इसके अंदर आते हैं, वो होता है ओवरऑल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। तो ओवरऑल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में क्या हो गया, अब इंस्पेक्टर जो होंगे वो थॉरली एग्जामिन करेंगे फिनिश्ड मोबाइल फोन्स को, जो हमारे फोन बन गए हैं, वो एक्सटीरियर्स को देखेंगे, स्क्रैचेस को देखेंगे, डेंट वगैरह तो नहीं पड़ा है, कोई कॉस्मेटिक इशू तो नहीं है, पेंटिंग सेंटिंग बढ़िया से हुई है या नहीं, ठीक है। तो सारी चीजें अब हमारी ओवरऑल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन में आती हैं। फिर नेक्स्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग इंस्पेक्शन, तो यहाँ पे जो हमारे इंस्पेक्टर्स होते हैं वो वेरीफाई करते हैं कि फोन्स प्रॉपरली पैक है या नहीं, ठीक है, इंक्लूडिंग चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ यूजर मैनुअल्स चेक करेंगे, चार्जर है कि नहीं, एसेसरीज है कि नहीं, भैया ईयरफोन तो बंद कर दिया आप, ये नहीं तो ईयरफोन है या नहीं, तो सारी चीजें, लेवलिंग है, मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर है, अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन, सारी चीजें चेक करते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग इंस्पेक्शन में। भाई यहाँ पे फोन रेडी हो गया, स्क्रैच डेंट कॉस्मेटिक सब चेक कर लिया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पैकेजिंग वगैरह चेक कर लिए, एसेसरीज चेक कर लिए। लास्ट हमारा रैंडम सैंपल टेस्टिंग। तो रैंडम सैंपल टेस्टिंग समझ लो, ये एज अ पार्ट ऑफ फाइनल इंस्पेक्शन, तो कुछ फोन्स को वो लोगों को देंगे, ठीक है, जैसे दे नहीं देते टेक बर्नर को या टेक्निकल गुरु जी को, भाई आप इसको चेक करिए, गिव अवे कर दीजिए, तो वही चीज यहाँ पे आपका रैंडम सैंपल टेस्टिंग में आता है, ठीक है। चलिए, सो अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, आई होप सो इतना क्लियर होगा, ओके। अगला है हमारा वारंटी, गारंटी एंड एनालिसिस ऑफ क्लेम। तो वारंटी क्या होती है, एक्ट्स लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर विच यू मस्ट पे अ प्रीमियम। तो वारंटी आपकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करती है, जिसके लिए आपको एक प्रीमियम देना होगा, ठीक है। मे लास्ट लॉन्गर देन वारंटी एंड कवर वाइडर रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये यहाँ पे लास्ट होगा, लॉस्ट नहीं हो जाएगा, मे लास्ट लॉन्गर देन वारंटी एंड कवर वाइडर रेंज ऑफ प्रॉब्लम। तो ये ज्यादा दिन तक चल सकती है वारंटी से, मे लास्ट लॉन्गर देन वारंटी एंड, सॉरी आई थिंक यहाँ पे गारंटी होना चाहिए, सॉरी ये वारंटी जहाँ पे गारंटी होगा, ठीक है, और एंड कवर वाइडर रेंज ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। और ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, डज नॉट रिड्यूस योर राइट्स अंडर कंज्यूमर लॉ, आपके राइट्स को नहीं रिड्यूस करता है, जो कि कंज्यूमर लॉ के द्वारा है। और फिर गारंटी पे आ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। गारंटी में क्या है, गारंटी ऑफ क्वालिटी इज टू प्रोटेक्ट द कस्टमर्स इफ प्रोडक्ट परचेज बाय हिम टर्न आउट टू डिफेक्टिव। भाई आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल अगर खराब है तो आपको बचाने के लिए जो दिया जाता है होता है गारंटी, मतलब
फ़ोन आपसे रिफंड वाली पॉलिसी यहाँ पे वैलिड होगी। हम आपका फ़ोन ले जाएंगे, आपके फ़ोन को बदलेंगे, फिर आपको वापस कर देंगे। कंपनी विल रिप्लेस द आर्टिकल फ्री ऑफ चार्ज और रिफंड द मनी इफ प्रोडक्ट फाउंड टू हैव एनी डिफेक्ट। अगर कोई डिफेक्ट है तो आपका पूरा पैसा वापस, या फिर जो डिफेक्ट है उसको सही हम करेंगे। हमारे सर्विस सेंटर पे आइए या कहीं भी आइए, हम आपके घर पे आएंगे और प्रोडक्ट सही करके जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ क्लेम। तो जो क्लेम होता है उसका एनालिसिस कैसे। पहला, रिसीप्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। रिसीप्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन में क्या हो जाता है कि आपके पास जो रिसीप्ट है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये समझ लो कि कंपनी देती नहीं है, हर एक प्रोडक्ट के साथ एक रिसीप्ट देती है, डॉक्यूमेंटेशन देती है, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। आपने फ़ोन लिया तो जो उसमें मैनुअल है, जो गाइड्स हैं, ठीक है, उन चीज़ों की बात हो रही है। क्लासिफिकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन, वो अब वो क्लासीफाई करेंगे भाई किस टाइप का डिफेक्ट है, क्या बैटरी खराब है, या फिर स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन टूट गई है गिरते ही, या फिर वाटरप्रूफ हमने बताया था और ये पानी से नहा चुका है। तो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, वो आपका प्रायोरिटाइज करेंगे किस टाइप का डिफेक्ट है, ठीक है, किस टाइप का क्लेम है। थर्ड है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे कि भैया आपका क्लेम है भी, या फिर आप 4 साल बाद आ रहे हो। एक फ़ोन लिया था आपने अपने दादा के ज़माने में और उसको अपने पोते के ज़माने में बेचने आ रहे हो, आई मीन उसको सही कराने आ रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं होती ना। इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आपका क्लेम सही है या नहीं। रूट कॉज एनालिसिस, अब अगर डिफेक्ट पता चल गया, उन्हें क्लेम पता चल गया एक्चुअल में है क्या, तो उसको एनालाइज करेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्यों आ रही है यूज़र को, उसको एनालाइज किया। नेक्स्ट स्टेप है करेक्टिव एक्शन डेवलपमेंट। उस चीज़ को सही करने के लिए एक्शन लेंगे, ठीक है, उस एक्शन को डेवलप करना आपका इस पॉइंट में आ जाएगा। 6 है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन आएगा, अब इम्प्लीमेंट करेंगे, अभी तक तो डेवलप किया था, अब इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, तो आप वेरीफाई करेंगे और वैलिडेट करेंगे कि भाई सारी चीज़ें हमने सही कर दी है, और अब आप देख सकते हो। लास्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो हमने उस क्लेम को ध्यान से देखा, हमने उस प्रॉब्लम को पकड़ा, हमने उस प्रॉब्लम को अपने कंपनी तक पहुंचाया, भैया ये कमी आई थी, ऑल्दो हमने यहाँ पे सही किया, मगर ये कमी क्यों आई, ठीक है। उस डॉक्यूमेंटेशन को हमने फ्रेम किया और उसको कंपनी के पास भिजवाया, ये कमी आई थी, इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहेगा। फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द एनालिसिस ऑफ क्लेम्स इन क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। द एनालिसिस ऑफ क्लेम्स इज क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये आपका बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है, एज इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई एंड एड्रेस क्वालिटी इशूज। तो ये एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है क्वालिटी इशूज को पता करने के लिए, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एफर्ट्स करते रहने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े तो वह है आफ्टर सेल्स सर्विस। नाम से क्या लग रहा है, आफ्टर सेल्स सर्विस। सेल कर दिया हमने, अब जो हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो हमारी हो जाएगी आफ्टर सेल सर्विस। रेफर्स टू द सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स आफ्टर दे हैव परचेज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। समझ गए कि किसी भी कस्टमर को सपोर्ट या असिस्टेंस देना अब जब वो हमारा प्रोडक्ट खरीद चुका है, अब जब वो हमारे चंगुल में फंस चुका है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट है कस्टमर सपोर्ट। तो ये इसके अंदर कुछ पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर सपोर्ट। आप कोई भी सामान ले आओ, आपको मिल जाएगी अलेक्सा, मिल जाएगी अलेक्सा, मतलब गूगल सपोर्ट हो गया ये। तो आप कोई भी सामान लाओगे, सबका आजकल तो बन गया है भैया इस नंबर पे, फ्लिपकार्ट वाले कहते हैं इनसे बतियाओ, अमेजोन वाले कहते हैं इनसे बतियाओ, ठीक है। तो सारी चीज़ें वहाँ हो जाती। प्रोवाइडिंग कस्टमर सपोर्ट एंड असिस्टेंस, आंसरिंग इंक्वायरीज। तो जो भी आपकी इंक्वायरी है उसको आंसर करने के लिए एक AI बना दिए हैं, रोबोट बना दिए हैं ना, वो आप बैठा है, आप कुछ भी भेजोगे उसे समझ में आएगा, उसको तो रिप्लाई करेगा। अब ये नहीं आप अपने जीवन की दुख दर्द पीड़ा बयां कर दो तो वो आपको रिप्लाई देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वारंटी एंड रिपेयर्स। वारंटी एंड रिपेयर्स हम लोग आफ्टर सेल्स प्रोवाइड करते हैं ना। आपने सामान खरीदा, आपको सामान के साथ हमने दिया, भैया ये हमारा वारंटी कार्ड है, हम रिपेयर करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आई तो, इतने टाइम तक, ठीक है, अब आजीवन नहीं। चलिए टेक्निकल सपोर्ट्स, प्रोवाइडिंग रिमोट असिस्टेंस, अरेंजिंग ऑन साइट विजिट। तो रिमोट असिस्टेंस टेक्निकल सपोर्ट है भाई कि अगर आपका कोई सामान खराब हुआ, होता नहीं आजकल कहते हैं घर पे आके बना के जाएंगे, कोई भी सामान खराब हुआ घर पे आके लेके जाएंगे, घर पे बना के जाएंगे, हमारी सर्विस इतनी बढ़िया है, ठीक है।
अरेंजिंग ऑन साइट विजिट, समझ गए, साइट पे आके विजिट करके जाना। आप जैसे होता है ना रेगुलर विजिट होता है कई बार, जैसे गाड़ी खरीद लो तो आपको सर्विसिंग करानी है ना, सर्विसिंग के लिए फ़ोन करेंगे, सर आपकी गाड़ी इतना टाइम हो गया है, उसको सर्विसिंग की ज़रूरत है, प्लीज़ आइए सर्विसिंग कराइए, अभी तो फ्री है 3-4, उसके बाद हम आपको लूटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेयर पार्ट्स एंड एसेसरीज। स्पेयर पार्ट्स एंड एसेसरीज की भैया अगर ये पार्ट आपका ख़राब हो जाएगा तो हम आपको एक पार्ट और दे सकते हैं, ठीक है। और ये एसेसरीज ख़राब हो गई तो हम आपको एक एसेसरी और दे सकते हैं। फीडबैक एंड सर्विस, फीडबैक लेते रहना बीच बीच में, सर मुझे होता नहीं फ़ोन कर देंगे, सर आपने ये सामान खरीदा था कैसा चल रहा है सर, प्लीज़ बता दीजिए। अब सामान से ज़्यादा तुम्हारा दिमाग खा रहे हो, तो वो चीज़ें होती है, ठीक है, कोई नहीं। फीडबैक एंड सर्विस बहुत काम आते हैं। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स, अब ये पॉइंट आप डाल सकते हो, बढ़िया है। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स अगर आपने मान लेते हैं रियलमी का फ़ोन खरीदा, ठीक है, फिर आपने रियलमी का ईयरफोन खरीदा, फिर आपने रियलमी का ईयरबड खरीदा, फिर आपने रियलमी का पावर बैंक खरीदा, फिर आपने रियलमी की फ्रिज खरीदी, फिर आपने रियलमी की टीवी खरीदी, मतलब आप इतने लॉयल हो रियलमी के प्रति, ऐसा कैसे? तो इंसेंटिव्स एम्ड एट रिवार्डिंग रिपीट कस्टमर्स। तो अब भाई आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, बार बार सामान आप हमारी ही दुकान से ले जाते हो, आप हमसे ही लुटना चाहते हो, तो हम आपको थोड़ा सा इंसेंटिव दे देंगे, ठीक है। इंसेंटिव, आप हमारे लॉयल कस्टमर हो, आपके लिए ये फ्री, आप आइए, आप हमारे जज बन के आइए, कंपनी के सीईओ बन जाइए, समझ ठीक है। इंकरेजिंग कस्टमर लॉयल्टी थ्रू स्पेशल ऑफर, डिस्काउंट, एक्सक्लूसिव बेनिफिट। तो कस्टमर की लॉयल्टी को इनकरेज करते हैं भाई, कि अगर आप अभी तक लॉयल थे, मतलब हमारा सामान बढ़िया चल रहा था, अभी हम आपको और लॉयल बनाएंगे, समझ रहे हो कैसे? हम आपको स्पेशल ऑफर देंगे, सर आपके लिए 90% ऑफ है, बाकी जनता के लिए 9 है, आपके लिए 90% ऑफ है, आप हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं। अब वो बंदा सोचेगा यार इतनी ज़्यादा खातिरदारी हो रही है, रियलमी का ही होगा, आपसे सारा कपड़ा भी रियलमी का पहनूंगा, ठीक है। सेकंड है डिस्काउंट, डिस्काउंट हो गया भैया, सर इतना 90% डिस्काउंट है आपके लिए। थर्ड हो गया एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, और तरह तरह के बेनिफिट्स, जो कि आप जान ही रहे हो, 90% ऑफ दे करके वो 9,000 का सामान बेचते हैं, तो क्या ही बेनिफिट है। चलिए दैट्स इट, इतना आप पढ़ के जाइए यूनिट नंबर 1 में। वैसे इससे ज़्यादा तो आपको मैंने 3 क्वेश्चन बता रखे हैं, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी आई होप सो अगर इतना आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम रही। यहाँ पे मुझे फीडबैक चाहिए आप लोगों से, सर्वे तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और उसके साथ साथ एक लाइक, और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, जिसको भी आप चाहते हो कि उसकी लाइफ में कुछ क्वालिटी हो, कुछ क्वालिटी लाइफ बने उसकी, तो उसके साथ शेयर कर देना। और कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट चाहिए मुझे। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लव यू, और नए हो तो वेरी वेरी लव यू। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।